तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्जाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक अच्छा टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश में वनों के वर्गीकरण के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो पर्यावरण की समस्या आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। चाहे वनों को लेकर यदि बात की जाए, जलवायु से बात की जाए, इन सभी पर आने वाले समय में और वर्तमान समय में कई प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। पूरा वीडियो देखना मेरा आपसे प्रॉमिस है। आज के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले यदि देखें मध्य प्रदेश में वनों को कितने आधार पर बांटा गया है, तो 5 आधार पर मध्य प्रदेश के वनों को बांटा गया है। सबसे पहला आधार जलवायु के आधार पर, दूसरा आधार प्रादेशिक आधार पर, तीसरा आधार प्रजाति के आधार पर, चौथा आधार शासकीय आधार पर, पांचवा आधार वन विभाग के आधार पर। यह 5 आधार है। इसके अंतर्गत यदि बात करें तो सबसे पहला आधार जलवायु के आधार पर जो वन है ना, उसे भी 3 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। वैसे यदि मोटे तौर पर यदि बात करें तो सभी आधार को 3 भागों के अंतर्गत ही बांटा गया है। जलवायु के आधार पर सबसे पहला आधार देखने के लिए मिलता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन या जिन्हें हम कटीले वन भी कहते हैं। यह तीनों आधार मोस्ट आईएमपी है। इसके अंतर्गत एक शब्द आया है। कौन सा शब्द? उष्णकटिबंधीय। जब हमने आप लोगों के साथ में मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में चर्चा की थी तो उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। तो मध्य प्रदेश ही क्या, संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते किसे है? तो हम यदि देखें संपूर्ण पृथ्वी को, उसके बीचों बीच से, उसके मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। सबसे ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध तथा सबसे नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध की यदि बात करें तो इस भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली रेखा जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और इसी भूमध्य रेखा से उसके दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। तो यह संपूर्ण क्षेत्र कहां से? कर्क रेखा से लगाकर मकर रेखा तक उसका संपूर्ण जो क्षेत्र होता है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। वैसे तो हमारा भारत, संपूर्ण भारत, मध्य प्रदेश भी कौन से क्षेत्र में आता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यदि हम देखें तो यह बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसी कारण हमारे मध्य प्रदेश में और संपूर्ण भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अब यदि देखें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश में मानसून की शुरुआत
कब से होती है? तो मध्य प्रदेश जो है ना उसमें मानसून 12 जून से सक्रिय हो जाता है, किंतु यदि देखना सबसे ज्यादा वर्षा जून में नहीं होती, जुलाई, अगस्त, सितंबर और यहां तक कि 15 अक्टूबर तक संपूर्ण मध्य प्रदेश में जोरों से वर्षा होती है। और उसके बाद देखें, जैसे ही 15 अक्टूबर के बाद मानसून वापस लौटता है, अक्टूबर तक तो वर्षा होती है। उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यह 4 महीने कड़ाके की ठंड पड़ती है हमारे मध्य प्रदेश में। उसके बाद यदि देखें तो इस प्रकार के जो वन होते हैं ना, तब तक क्या करते हैं, जब तक वातावरण के अंतर्गत थोड़ी सी ठंड होती है, अपने अंदर जल को संग्रहित कर कर रखते हैं, जल को स्टोर करके रखते हैं। जैसे ही फरवरी के अंतर्गत देखें, जैसे दिन के समय और मार्च में तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में गर्मी का सीजन, भयंकर गर्मी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। जैसे ही इस प्रकार के वनों को गर्मी का आभास होता है, जल संग्रहण की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो यह वन करते क्या है, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और किस क्षेत्र में है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, इसलिए इन्हें कहा जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, किंतु संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध कराने वाला हूं। इस प्रकार के वनों को कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा इस प्रकार के वनों के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार के वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण है सागौन है, नीम है, पीपल है। यदि बात करें सागौन की, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वृक्ष पाए जाते हैं सागौन के, लगभग 19.36% भाग पर पाया जाता है सागौन। आगे और बात करेंगे। यदि हम देखें तो इसके अंतर्गत सागौन के बारे में ऐसा कहा जाता है, सागौन की लकड़ी को लो, उसे तालाब में डाल दो, उसे जलाशय में डाल दो, उसे नदी में डाल दो, 100 साल तक भी सागौन की लकड़ी का बाल बाका नहीं होता। इसीलिए तो इसे कहा जाता है सागौन। और सागौन की क्या क्या खासियत है? सागौन का जो उपयोग होता है इमारत के निर्माण में होता है, जैसे दरवाजे बनते हैं, चौखट बनती है। आजकल हम देखिए पलंग वगैरह भी इसी से बनाए जाते हैं। बड़ी मजबूत लकड़ियों में से, जिसमें चीर नहीं पड़ती, उसी प्रकार की लकड़ी कहलाती है सागौन की लकड़ी। और हम देखें सागौन को पीला सोना या हरा सोना के उपनाम से भी जाना जाता है। यदि सरकार की बात करें, हमारे वन विभाग की बात करें, तो इसी सागौन के कारण सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, यह है आपके पास में मैप। इसके अंतर्गत पोजीशन बता रहा हूं किस प्रकार के वनों की, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की छतरपुर है, पन्ना है, सागर है, दमोह है। नीचे आ जाओ निमाड़ वाले क्षेत्र में, इसके अंतर्गत जहां पर काली मिट्टी होती है ना, सबसे ज्यादा वहीं पर पाया जाता है सागौन। अर्थात इस प्रकार के वृक्षों के लिए काली मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे ही निमाड़ वाले में आ जाए, खरगोन है, उसके पश्चात खंडवा है, बुरहानपुर है, उसके पश्चात बैतूल देख लो, अगला यदि देखे छिंदवाड़ा देख लो, सिवनी देख लो। इस प्रकार के एरिया में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला यदि देखे उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन किसे कहते हैं?
से वन जो क्या होता है अपने पूरे तरीके से पत्ते नहीं गिराते अर्थात आधे पत्ते गिराते हैं उसे ही कहते हैं अर्धपर्णपाती वन। इस प्रकार के वनों को कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? ऊपर देखा 50 से 100 सेंटीमीटर, इसके लिए कर दो 100 से 150 सेंटीमीटर। यह भी परीक्षा में कभी कभी तो पूछ लिया जाता है। इसके अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है कौन से वृक्ष साल का वृक्ष बड़ा महत्वपूर्ण है? बांस है, महुआ है, यह तीनों तो बड़े महत्वपूर्ण है। याद रखना इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चौथा यहां पर डाल देगा सागौन और बोल देगा उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपके पास में 4 ऑप्शन हो जाएंगे। साल हो जाएगा, बांस हो जाएगा, महुआ हो जाएगा और सागौन हो जाएगा। सागौन को टिक कर कर अलग कर देना। इसी टाइप के क्वेश्चन बने हैं एग्जाम के अंतर्गत। तो यदि साल के बारे में बात करें तो साल जो वृक्ष होता है सबसे ज्यादा लाल पीली मिट्टी के अंतर्गत उत्पन्न होता है। यदि हम देखें तो यह हमारा जो बघेलखंड वाला जो भाग है ना, यहां पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसी लाल पीली मिट्टी में सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन सा वृक्ष? तो साल का वृक्ष। साल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बोरार नामक कीट से सबसे ज्यादा साल के जो वृक्ष है वह नष्ट हो चुके हैं और अभी भी नष्ट हो रहे हैं। अगला साल के बारे में याद रखना, साल की जो लकड़ी होती है ना बड़ी मजबूत होती है। इसलिए पुराने समय में यदि रेलवे के अंतर्गत हम देखें जो केबिन बनाए जाते थे, जो सीट बनाई जाती थी, वह इसी प्रकार के किससे बनती थी? वृक्षों से बनती थी। अगला यदि देखें तो बांस भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी कभी बांस को घास के रूप में कंसीडर किया जाता है। सबसे तेजी से बढ़ने वाली घास है बांस। और महुआ के बारे में तो आपने सुना होगा, औषधि निर्माण में इसका उपयोग होता है। यहां तक कि कहा जाता है जो दूरस्थ वनांचल जो क्षेत्र होते हैं, जो आदिवासी भाग होते हैं, वहां पर इसकी ताड़ी बनाकर इसे औषधि के रूप में इसका सेवन करते हैं। अगला यदि देखें तो इसका क्षेत्र कौन सा है? जैसे मैंने अभी कहा आपसे, यह हमारा बघेलखंड वाला भाग, बघेलखंड वाले भाग में सीधी है, सिंगरौली है, हमारा सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है शहडोल है, उमरिया है, बालाघाट है। इसी प्रकार के जितने भी हमारे पास में एरिया है, यह सभी एरिया उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वनों के लिए बड़े ही प्रसिद्ध है। तीसरा यदि देखें तो टाइप है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, या जिन्हें हम कटीले वन भी कहते हैं। इसके लिए वर्षा की आवश्यकता कितनी होती है? तो याद रखना 25 से 75 सेंटीमीटर। सबके बीच में 50-50 का गैप है। 50 और 100, 100, 150, 25 और 75। इसके लिए 25 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। हम इन्हें कटीले वन क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको इसका डायग्राम बता देता हूं मैप में कि कौन से एरिया है। तो यहां पर हमारा पास में है नीमच है, मंदसौर है, और यहां वाला जो एरिया है ना राजस्थान से लगा हुआ है। श्योपुर है, मुरैना है, भिंड है। यह एरिया राजस्थान से लगा है। राजस्थान में आप जानते हैं मरुस्थल है। मरुस्थल होने के कारण वर्षा की मात्रा कम होती है। वर्षा की मात्रा कम होने के कारण इस प्रकार के जो वृक्ष होते हैं ना, वह अपनी पत्तियों को कांटों में रूपांतरित कर लेते हैं। इसी कारण इस प्रकार के वनों को कटीले वन कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी है। कौन कौन से वन आते हैं? बबूल आता है, कीकर आता है, पलास आता है, तेंदुआ पत्ता आता है, और आप देख सकते हैं हर्रा आता है। हर्रे का उपयोग औषधि निर्माण में होता है। हम यदि देखें तो जो इंक वगैरह होती है उसे बनाने के लिए हर्रे का उपयोग किया जाता है। चमड़े के शोधन के निर्माण में
हर्रे का उपयोग होता है। अगला यदि देखें तो पलाश के बारे में तो आपने सुना होगा, थोड़े ही समय की बात है, 20 साल पहले चले जाओ, शादियों के अंतर्गत हम जो बैठ कर नीचे खाना खाया करते थे, वह जो पत्ते हुआ करते थे ना, पलाश के पत्ते हुआ करते थे। तेंदु पत्ते के बारे में यदि बात करें तो आपको पता होना चाहिए, संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा तेंदु पत्ते का उत्पादन, लगभग 60% तेंदु पत्ते का उत्पादन केवल हमारा अकेला मध्य प्रदेश करता है। उसके अंतर्गत यदि देखें तो जबलपुर है, सतना है, इन जिलों में सबसे ज्यादा तेंदु पत्ते का उत्पादन होता है। और आप जानते हो, हमारे जो आदिवासी भाई लोग हैं ना, वह इसी तेंदु पत्ते को संग्रह करके हमारी सरकार को देते हैं और सरकार इससे क्या चलाती है, बीड़ी निर्माण का कार्य कराती है। इस प्रकार से हम देखें तो हमारे बेचारे आदिवासी भाई लोग किसी ना किसी प्रकार से वनों पर आश्रित है। इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है, किंतु वन जो है ना वह हमें ऑक्सीजन देते हैं। अर्थात यदि देखें तो हमारा संपूर्ण जीवन वनों के बिना कुछ नहीं है, वनों को बचाना चाहिए। अगला यदि देखें तो यह तीनों प्रकार हो गए, इनके एरिया भी आपको मैंने लगभग बता दिए। दूसरा जो प्रकार है हम देखें प्रादेशिक आधार पर, प्रादेशिक आधार पर भी वनों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग? विंध्य केमूर क्षेत्र, मैप में देखो यह आता है विंध्य केमूर क्षेत्र। अगला मुरैना शिवपुरी क्षेत्र, इसके बारे में मैंने अभी बताया किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो कटीले वन पाए जाते हैं। अगला यदि देखें तो नर्मदा का दक्षिण क्षेत्र, नर्मदा नदी की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के 15 जिलों से प्रवाहित होती है। कुल 41 सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की। इसके अंतर्गत देखें जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के समानांतर प्रवाहित होती है नर्मदा नदी। इसके जो दक्षिण वाला भाग है उसी इसके अंतर्गत लिया जाता है प्रादेशिक आधार पर। अगला आधार यदि देखें तो प्रजाति के आधार पर, यह भी मोस्ट आईएमपी हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके अंतर्गत भी हम यदि बात करें वन संपदा के बारे में, मध्य प्रदेश के अंतर्गत 3 प्रकार के वनों को वन संपदा के अंतर्गत शामिल किया गया है। सबसे पहले साल के वन, इसका तो साइंटिफिक नेम भी पूछ लिया जाता है, शोरिया रोबस्टा इसका साइंटिफिक नेम है। और याद रखना इसका परसेंटेज देखने के लिए मिलता है 4.15, लगभग 4.25% पर। इस प्रकार के वन मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के पाए जाते हैं। अगला यदि देखें तो सागौन है, इसका साइंटिफिक नेम टेक्टोना गेंड्रिस है, 19.36% पर पाए जाते हैं। इसका प्रतिशत भी पूछ लिया जाता है, याद रखना। अगला है बांस। हम यदि देखें तो बांस को कहा जाता है बाम्बूसोइड के नाम से। और इसकी प्रजाति की बात करें, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बांस की कौन सी प्रजाति पाई जाती है, तो याद रखना डेंड्रोकेलेमस स्टिक्स प्रजाति सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला यदि देखें तो बांस का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, तो हमारे बालाघाट में होता है। वैसे तो यदि देखें तो सबसे ज्यादा वन का जो क्षेत्रफल भी है बालाघाट में है, बांस का भी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगला यदि आधार देखें तो शासकीय आधार पर जो वन बांटे गए हैं उसके भी 3 भाग देखने के लिए मिलते हैं, आरक्षित वन, संरक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। यदि बात करें आरक्षित वनों के बारे में तो हम देखें आरक्षित वन कहते किसे है, तो ऐसे वन जिस पर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष रूप से उसका हम देखें उनका क्या होता है, वॉच होता है, प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है।
अर्थात केंद्र सरकार उन पर किसी विभाग के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखती है, इसी प्रकार के वन कहलाते हैं आरक्षित वन। और आरक्षित वनों के बारे में एक बात याद रख लो, इस प्रकार के वनों में किसी भी व्यक्ति का बिना अनुमति लिए जाना प्रतिबंधित होता है। कोई भी व्यक्ति लकड़ी का संग्रह नहीं कर सकता, अपने पशुओं को नहीं चरा सकता और सबसे महत्वपूर्ण बात, फल फूल भी प्राप्त नहीं कर सकता। इन सभी चीजों को इस प्रकार के वनों में, आरक्षित वनों में प्रतिबंधित किया जाता है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर के जो उद्यान होते हैं ना, इसी प्रकार के वनों में स्थापित किए जाते हैं। यदि भाग देखें तो कुल कितने प्रतिशत भाग है, तो 65% भाग हमें देखने के लिए मिलता है आरक्षित वन का। यह भी पूछ लिया जाता है, इसे हल्के में मत लेना, नहीं तो लग जाए आपको कि टॉपिक तो बड़ा बोरिंग सा है, किंतु प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बना है, बनेगा। संपूर्ण वीडियो को अच्छे से देखो। अगला यदि देखें तो संरक्षित वन है कुल कितने प्रतिशत भाग पर, 33% भाग पर पाए जाते हैं। संरक्षित वन कहते किसे है? ऐसे वन जिन पर केंद्र सरकार, जो राज्य सरकार होती है, किसी भी व्यक्ति को थोड़ी शिथिलता प्रदान करती है, अर्थात उस एरिया का व्यक्ति इस प्रकार के वनों में जा सकता है, अपने पशुओं को चरा सकता है, लकड़ी का उपयोग कर सकता है और फल फूल भी प्राप्त कर सकता है। नियम में थोड़ी सी शिथिलता होती है इस प्रकार के वनों में, 33% भाग, और इसलिए नियम में शिथिलता होने के कारण राष्ट्रीय अभयारण्य स्थापित किए जाते हैं इस प्रकार के वनों में। अगला यदि देखें तो अवर्गीकृत वन कुल 2% भाग पर यह आते हैं। अवर्गीकृत वन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला यदि देखें तो जो भाग है वह वन विभाग के आधार पर है। सबसे पहला राजकीय वन, ऐसे वन जिसमें राज्य सरकार किसी डिपार्टमेंट को, अर्थात हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसे क्या कर देती है, कार्य सौंप देती है वनों के संरक्षण का, उसे ही कहते हैं राज्य सरकार के द्वारा संरक्षित वन अर्थात राजकीय वन। दूसरा जो होता है कौन से वन है, तो निगमित निकाय वन। निगमित निकाय वन किस प्रकार के वन हैं? आपने देखा होगा नगर पालिका है, हम यदि जिला लेवल पर देखें, ग्राम पंचायतों के अंतर्गत देखें, तो जिला पंचायत के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत को, वैसे तो सभी के द्वारा पेड़ लगाने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो पेड़ लगाए जाते हैं ना, इस पर किसका अधिकार होता है, तो निकायों का अधिकार होता है, अर्थात यह बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि आपको गांव के अंतर्गत किसी पेड़ को काटना है तो क्या करना पड़ेगा, संबंधित सरपंच से उसके लिए आपको आदेश पारित कराना पड़ेगा, तभी आप उस वन को, उस पेड़ को काट सकते हैं। अगला है निजी क्षेत्र के वन, यह भी बड़े महत्वपूर्ण है। जितने भी साहूकार होते हैं, जो माल गुजार होते हैं, जिनके पास कई प्रकार के, जो हम देखें लैंड मैनेजमेंट होते हैं, उनके पास कई सारी भूमि पड़ी होती है, वह सरकार से अनुदान प्राप्त करके तो और कभी कभी अपने ही पैसे से अपनी उस भूमि पर पेड़ों को लगा देते हैं। कौन से पेड़ लगाते हैं? कई सारे लोग तो साल है, सागौन है, बांबू है, इस प्रकार के पेड़ लगा देते हैं, और जैसे ही वह पेड़ बड़े हो जाते हैं, इमारती लकड़ी के काम आने लग जाते हैं, तो उस संबंधित जिले के कलेक्टर महोदय से वहां से जानकारी प्राप्त करके उन्हें इसकी जानकारी देकर उसे कटवा देते हैं, और उन्हें कई प्रकार का इससे लाभ प्राप्त होता है, मुनाफा प्राप्त होता है। यह तो बात कर ली सभी प्रकार के वर्गीकरण के बारे में। अब यदि देखें
तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में कहें तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के बारे में बात करते हैं। वैसे तो यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल बाद प्रकाशित होती है। संपूर्ण फैक्ट इसके बारे में बता रहा हूं। यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट आईएमपी है। भारत का सबसे ज्यादा वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो वह है हमारा अपना मध्य प्रदेश। बड़े ही सौभाग्य की बात है, सबसे ज्यादा हम फॉरेस्ट कवर वाला एरिया अर्थात स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश है। किंतु आजकल दूसरा पूछ लिया जाता है तो दूसरा याद रखना कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अगला यदि देखें तो इसका जो क्षेत्र है कुल कितने क्षेत्र पर है? 77,414 स्क्वायर किलोमीटर मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का उसका प्रतिशत निकाल लो तो 25.11% पर यह वन पाए जाते हैं। अब कुछ लोग कह सकते हैं 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मध्य प्रदेश का नहीं है। हाँ मेरे भाई, नहीं है। वह कितना है? 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर का है। किंतु एक बात याद रखो, हम देखें छत्तीसगढ़ की साइड देखें, यहाँ पर जो अमरकंटक वाला भाग है वहाँ पर एक घाटी को लेकर विवाद है। कौन सी घाटी? किरार घाटी विवाद। वह 7 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल देखे स्क्वायर किलोमीटर वाला, उसी के कारण कभी कभी एग्जैक्ट क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का माना जाता है 3,08,245। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसी के आधार पर यह प्रतिशत निकला है। अगला यदि देखें तो वन नीति की बात करें, प्रथम वन नीति कब आई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला, एक और छूट गया बीच में पॉइंट, यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुल वन क्षेत्र कितना है? 54,689 स्क्वायर किलोमीटर का, अर्थात संपूर्ण मध्य प्रदेश का निकाल लो। अर्थात संपूर्ण मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं? 54,689 स्क्वायर किलोमीटर पर पाए जाते हैं। और याद रखना, यह जो मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का भौगोलिक क्षेत्र का 3.72% है। यह भी एग्जाम में पूछ लिया गया है। मैं तो आपसे कह रहा हूं, संपूर्ण डेटा से इस प्रत्येक लाइन से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है। सभी चीजों को बराबर याद रखो। अगला यदि देखें तो प्रथम वन नीति की बात कर रहा हूं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में सबसे पहली वन नीति 1952 में लाई गई थी। वैसे तो मध्य प्रदेश का जो गठन है, पुनर्गठन कह सकते हैं, भाषा के आधार पर 1 नवंबर 1956 को हुआ था। किंतु उसके पहले जब हमारा मध्य प्रदेश 3 भागों के अंतर्गत बटा था, भाग ए, भाग बी, भाग सी, जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। कौन कौन से भाग है यह भी आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में। संपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश से आपको उपलब्ध कराने वाला हूं। और ऐसी जानकारी 4-5 बुकों का रेफरेंस लेकर मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। इसी प्रकार से हमारे सभी वीडियोस को देखते रहिए। यदि बात करें तो पहली वन नीति 1952 में तथा नवीन वन नीति कब लाई गई? तो यह भी मोस्ट आईएमपी है। 4 अप्रैल 2005 को नई वन नीति लाई गई। ऐसा तो कहा जाता है वन नीति के बारे में, यदि 1860 के अंतर्गत ही वन नीति वाले डिपार्टमेंट बनना शुरू हो गए थे, जिस समय ब्रिटिश भारत हुआ करता था और अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहली बार संपूर्ण, हम यदि बात करें तो हमारे संपूर्ण भारत में सबसे पहली बार मध्य प्रदेश के अंतर्गत वर्तमान जो जिला है होशंगाबाद, उसके अंतर्गत एक अभ्यास
अभ्यारण्य है, बोरी अभ्यारण्य, वहां पर लाई गई थी 1894 के अंतर्गत। यह भी बड़े हमारे लिए सौभाग्य की बात है। किंतु वर्तमान में जो नीति लागू है 4 अप्रैल 2005 की लागू है। वैसे तो यही नीति लागू थी 1952 की, किंतु मध्य प्रदेश से एक नया राज्य बना 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो कुछ संशोधित रूप इसका हमें इस वन नीति के माध्यम से देखने के लिए मिलता है। अगला यदि देखें तो मध्य प्रदेश द्वारा वनों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया। वनों के राष्ट्रीयकरण के बारे में बात कर रहा हूं। वनों के राष्ट्रीयकरण के बारे में 1964 में किया गया था। और वनों के बाद एक प्रकार के पत्ते का, तेंदू पत्ते का, अभी आपसे कहा ना सबसे ज्यादा उत्पादन करता है मध्य प्रदेश तेंदू पत्ते का। उस पत्ते की बात करें तो 1970 में तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला यदि देखें तो सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां पर पाया जाता है, तो बालाघाट में पाया जाता है। बांस का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है बालाघाट में। उसके पश्चात छिंदवाड़ा के अंतर्गत आ जाओ, छिंदवाड़ा में पाया जाता है, बैतूल में पाया जाता है। यह 3 जो है जिले महत्वपूर्ण हैं। यह एग्जाम के अंतर्गत चौथा जिला आपको दे देगा, उसी को टिक करना पड़ेगा। तो याद रखना यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बात ऊपर छूट गई कि सर्वाधिक वनव्रत किस जिले के अंतर्गत है, तो खंडवा जिले के अंतर्गत सर्वाधिक वनव्रत है और न्यूनतम वनव्रत छतरपुर के अंतर्गत आता है। अगला यदि देखें तो हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है न्यूनतम कहां पर है, तो उज्जैन हुआ, शाजापुर हुआ, रतलाम हुआ। इन जिलों के अंतर्गत न्यूनतम क्या पाया जाता है, वन क्षेत्र पाया जाता है। सर्वाधिक वन प्रतिशत कहां पर है, तो सर्वाधिक वन प्रतिशत भी बालाघाट में पाया जाता है। बालाघाट के बाद श्योपुर को ले लो, यह है हमारा श्योपुर। उसके पश्चात आप देख सकते हैं उमरिया है। तो यह 3 जिले हैं। और न्यूनतम प्रतिशत की भी बात करें तो वही 3 जिले उज्जैन, शाजापुर और रतलाम है। अर्थात हम देखें तो सबसे कम वन और कम प्रतिशत यहीं पर पाया जाता है। किंतु संपूर्ण भारत में यदि बात करें सबसे ज्यादा वन प्रतिशत किस राज्य का है, तो मध्य प्रदेश मत लगाना, इसका आंसर लगाना मिजोरम, क्योंकि वहां पर 86.27% भाग पर वन क्षेत्र पाया जाता है। यदि पर्टिकुलर किसी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप है, वहां पर 86% भाग पर वन क्षेत्र पाया जाता है। अगला यदि देखें तो वन कॉलेज की बात करें, वैसे तो मैंने मध्य प्रदेश के प्रमुख वानिकी एवं पर्यावरण संस्थानों को लेकर एक वीडियो अपलोड किया है। उसमें सभी प्रकार की जानकारी दी गई है। यहां पर भी थोड़ा सा बता रहा हूं। हम यदि देखें तो आगे के उसमें चैप्टर में आप उस वीडियो को देखना, सभी कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। किसी भी चीज को मगअप नहीं करना है, उसे अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छे बनाना है उस टॉपिक को लेकर। अगला यदि देखें तो प्रथम वन कॉलेज 1979 के अंतर्गत, जहां पर सबसे ज्यादा वन प्रतिशत और वन पाए जाते हैं, वहां पर खोला गया। कहां पर, बालाघाट में। दूसरा वन कॉलेज 1 साल बाद 1980 में बैतूल में खोला गया। वन स्कूल भी खोली गई है। मध्य प्रदेश की प्रथम वन स्कूल शिवपुरी में खोली गई है। कहां पर, शिवपुरी में। अगला यदि देखें तो हमें इसी प्रकार का डेटा है। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है। मैं आपको सबसे छोटी सी बात बताता हूं। बात है राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र के बारे में। इसका क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। उसका मेन जो मुख्यालय है मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो उसका जो हेडक्वार्टर तो मध्य प्रदेश में है। जो मेन हेड ऑफिस उसका जो है ना, तो भारत का एक राज्य है उत्तराखंड, उसकी राजधानी देहरादून में है। और देहरादून की तो वैसे एक और राजधानी है गैरसैंण। इस गैरसैंण को
ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है वहां की सरकार के द्वारा, किंतु देहरादून के अंतर्गत राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र है, उसका क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश वन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया जबलपुर में ही 1963 में। अगला यदि देखें तो IIFM बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसकी स्थापना 1982 के अंतर्गत और इसका मुख्यालय भोपाल में है। अगला है IFRHRD, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, 1995 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी छिंदवाड़ा के अंतर्गत। मानव विकास संस्थान के बारे में पढ़े तो मध्य प्रदेश संपूर्ण भारत में मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य बना है। और आपके बारे में एक और बताता हूं, यदि बात करें तो उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान क्षेत्र की इसकी स्थापना, वैसे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन है, उष्णकटिबंधीय है, इसीलिए उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर में 1988 में स्थापित किया गया। और आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश वन विकास निगम, इसकी स्थापना 24 जुलाई 1975 को भोपाल में की गई थी। इस डिपार्टमेंट के द्वारा निम्न कोटि के वनों को उच्च कोटि के वनों में बदला जाता है। सभी जानकारी मध्य प्रदेश में वनों के वर्गीकरण के बारे में आपको उपलब्ध करा ली। सबसे पहले एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह टॉपिक बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को हमारे वीडियोस का डेटा अच्छा लग रहा है तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी इसकी लिंक दो, जिससे आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, आप लोगों को हमारे वीडियोस का फायदा